अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन पे कुछ 3 बड़े एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स हैं जो कि मैं उसका खुलासा आपके सामने पेश करता हूं। जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पार्टनर्स ने कुछ रिपोर्ट्स दी हैं, जिसमें बेसिक जो बात है ना वो ये है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि 2025 तक पाकिस्तान की स्टेट का डिसमेंबर होने का ख़तरा है। यानी 2025 तक पाकिस्तान स्टेट टूट जाएगा। इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में कई पेजेस की रिपोर्ट है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। अजीज़ दोस्तों, कुछ मेरे हमदर्दों का, कुछ दोस्तों के मशवरे पे मैंने टेलीग्राम को फुल फ्लेज एक्टिव किया है। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि मेरे जो ट्वीट्स हैं और जो मेरे यूट्यूब के जो पोस्टिंग है वो आपको मिल जाएगी उधर। और दूसरा जो मेन थिंग है कि कभी कभी ऐसी कोई वीडियो आ जाती है जो मैं शेयर करना चाहता हूं, लेकिन कॉपीराइट का मसला होता है या उसमें वायोलेंस होता है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं नहीं कर सकता, वो मैं अलग से अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। तो मैं ये आपके सामने टेलीग्राम का मेरा हिसाब किताब मौजूद है, तो मैं टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको वो सारी चीज़ें जो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकता वो मैं उधर डाल दूंगा। जैसे अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसका खुलासा इस रिपोर्ट का मैं आपको पेश करूंगा, लेकिन इसका टेक्स्ट आपको उधर मिल जाएगा। तो अजीज दोस्तों, एक तो ये रिपोर्ट है। एक हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने बड़ी क्लियर में कुछ चीज़ें बताई हैं कि किस तरह पाकिस्तान का कर्जा बढ़ता रहेगा, क्या वजह है। और तीसरा है आतिफ मियाँ, जो कि इमरान खान ने एडवाइज़र बनाया था, अपना इकोनॉमिक एडवाइज़र, जब वो 2018 में इलेक्शन जीत के आया था। लेकिन फिर चूंकि वो अहमदी है तो उसके ऊपर प्रेशर आया, तो आतिफ मियाँ ने खुद ही रिज़ाइन कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। और इसके अलावा एक ख़बर है, वो मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर दूं। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान को आपको पता है जिनीवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस में $10 बिलियन से ज़्यादा के प्लेजेस हुए हैं, यानी वादे हुए हैं। और वो वादा ही क्या जो वफा हुआ, क्योंकि वादे तोड़ने के लिए ही होते हैं। और इस पे ये ट्रिब्यून.com पाकिस्तान का एक न्यूज़पेपर है, जिसने एक ख़बर लगाई है कि दुनिया में ऐसे हमने काफ़ी सालों से देख रहे हैं कि काफ़ी ऐसी प्लेजेस और वादे बड़ी बड़ी पावर्स करती रहती हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ, एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हुआ, फलां हुआ, ढुमका हुआ, अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, सऊदीया हुआ, ये वादे करते रहते हैं मुख्तलिफ मौक़ों पे कि हम ये देंगे और वो देंगे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं करते और वक्त के साथ वो वादे भूल लिए जाते हैं। जैसे कि 10 साल पहले क्लाइमेट प्लेज के ऊपर यूनाइटेड नेशन समिट हुई थी कोपेनहेगन, डेनमार्क में, और उसमें अमीर मुल्कों ने प्रॉमिस किया था कि हम हर साल $100 बिलियन डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करेंगे ताकि उनका क्लाइमेट चेंज का मामला कंट्रोल में आ जाए। आज 10 साल हो गए, 10 साल में मिला के $100 बिलियन नहीं। कॉन्फ्रेंस हुई, वादे हुए, चलो भाई ख़त्म। हम 94 से, मैं पर्सनली 29वां साल है कि मैं यूनाइटेड नेशंस जाता हूँ। हर साल 3 कॉन्फ्रेंसें होती हैं ह्यूमन राइट्स की। 4 हफ्ते की मार्च अप्रैल में होती हैं, फिर 3 हफ्ते की जून में होती हैं, और फिर 3 हफ्ते की सितंबर में होती हैं। इतने वादे, इतने रिजोल्यूशन, इतनी चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई आगे उसका फॉलो अप नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ये वादे होते रहते हैं। आज 10 साल हो गए उस कोपेनहेगन समिट को, कुछ नहीं हुआ। इस तरह इन्होंने ये खबर भी लगाई है कि पिछले कुछ सालों में जो वादे और प्लेजेस किए गए थे वो है सीरियन कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोबल फंड फॉर फाइट अगेंस्ट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया, डोनर कॉन्फ्रेंस फॉर गाजा। ये सब कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं और उनमें वादे हुए, भूल गए।
आपको याद होगा आज से 3-4 महीने पुरानी, हम सालों की बात नहीं कर रहे, 3-4 महीने पहले, बल्कि 2-2.5 महीने पहले शहबाज शरीफ गए थे सऊदी अरब, उम्रा किया था, सब कुछ हुआ था, पूरे डेलीगेशन को लेके गए थे, पूरे खानदानों को लेके गए थे सबके, और वहाँ से वापसी पे ये खबर लाए थे कि सऊदी अरब ने $8 बिलियन देने का कहा है और $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करेगा, मुख्तलिफ सेक्टर्स में, ऑयल रिफाइनरी में, इसमें और उसमें। कहाँ है भाई, कहाँ है? कोई सऊदी अरब से एक पैसा नहीं आया, उल्टा सऊदी अरब का प्रेशर आ रहा था कि जनवरी के बिगिन में आपने हमारे $3 बिलियन वापस करने थे, उसका क्या हुआ? अब पाकिस्तान ने फिर तरले मिनते हाथ पांव जोड़ करके वो अभी कोशिश की है कि वो $3 बिलियन का मामला, तो ये प्लेजेस वगैरह होती रहती हैं। अब आते हैं आतिफ मियाँ की तरफ। मैं आखिर में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट पे आऊँगा। आतिफ मियाँ ने कहा है, हेडलाइन, कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला नहीं है बल्कि हो चुका है, सिर्फ ऐलान नहीं किया जा रहा। ये क्लियर अल्फाज में एक इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट है और पाकिस्तान के मामले पे तो वो डॉक्टर है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, उसको एक एक चीज का पता है। उसने क्लियर अल्फाज में कह दिया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। खाली ऐलान नहीं कर रहे, ऐलान कैसे करेंगे? एक एटॉमिक पावर है, फिर दुनिया का आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है। श्रीलंका नहीं है भाई, ये वेनेजुएला नहीं है, जिम्बाब्वे नहीं है। 3 चीजें हैं पाकिस्तान के हवाले से नोट करने वाली। एक, पाकिस्तान की आबादी 23-24 करोड़ है, जो कि दुनिया का आबादी के लिहाज से 5वां-6वां मुल्क है। 2, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। दुनिया के सारे कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के चारों तरफ घूम रहे हैं। ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, रशिया, यूक्रेन, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में पाकिस्तान उन सबको मैनिपुलेट करता है। और तीसरा पॉइंट है कि पाकिस्तान एक मिलिट्री कंट्री है, इसके पास मिलियन के करीब आर्मी है, इसके पास hundreds of billions का बजट है, मिलिट्री बजट, इसके पास एटॉमिक बॉम्ब है, इसके पास भांत भांत के मिसाइल्स हैं, इसके पास एक फुल फ्लेज दुनिया की बड़ी आर्मियों में से एक आर्मी है। इसके डिफॉल्ट होने का मतलब यह है कि आर्मी इधर उधर फिर मामलात खराब करेगी, जैसे भारत से जंग कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। और एक और पॉइंट है कि पाकिस्तान टेररिस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, तो इन केस ऑफ कोलैप्स, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, टेररिस्ट तो फिर दनाते फिरेंगे, इसलिए इसका ऐलान नहीं किया जा रहा। बाकी ये कोलैप्स कर चुका है। आतिफ मियाँ ने डिटेल में इस पे काफ़ी चीज़ें कही, अब वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं फिर इसलिए इस हद तक रखता हूँ। हमारे एक्स फॉरेन मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल, जो कि शहबाज शरीफ ने जब लास्ट ईयर मार्च में टेक ओवर किया तो वो उनके फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, फिर नवाज शरीफ के समधी को लंदन से वापस ला के इसाक डार को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, इनको साइड पे कर दिया गया। इनसे सारे कड़वे फैसले करवा लिए गए थे, जैसे पेट्रोल की प्राइस में बढ़ावा कर दिया, गैस की प्राइस में बढ़ावा कर दिया, डॉलर को आसमान तक ले गए, एक कयामत के सारे फैसले करा के फिर नवाज शरीफ के समधी को लाया गया, जो अब आर्टिफिशियल तरीके से इन प्राइसेस को, इन टैक्सेशन को, डॉलर प्राइस को, इस सब को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिफ्ता इस्माइल ने अभी एक बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ कही है अपने इंटरव्यू में, जिसको आतिफ मियाँ ने अप्रिशिएट किया है कि चलो किसी को तो सच बोलने की हिम्मत हुई, ये आतिफ मियाँ ने कहा है। तो मिफ्ता इस्माइल जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब ये सच नहीं बोलते थे, अब ये सच बोल रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल का कहना यह है कि पाकिस्तान को दुनिया का $100 बिलियन के ऊपर कर्जा देना है, जिसमें से इस साल फिस्कल ईयर तक $21 बिलियन देना है। अब इस साल फिस्कल ईयर में मेरा ख्याल है कुछ ही महीने रह गए हैं और इन कुछ ही महीनों में $21 बिलियन देने हैं। ये उन पैसों से अलग है जो
दोस्त मुल्कों से बगैर एग्रीमेंट के मिलते हैं। जैसे 3 बिलियन सऊदी अरब ने रखने के लिए दे दिया, चाइना ने 4 बिलियन रखने के लिए दे दिया, इमारात ने 3 बिलियन रखने के लिए दे दिया, जिनकी वापसी की तारीख भी इसी फिस्कल ईयर में थी, जनवरी में ज़्यादातर की थी। वो एक्सटेंड 10 बिलियन से ज़्यादा, 21 बिलियन डॉलर खाली उन इंटरनेशनल अथॉरिटीज से जो कर्जे लिए हैं, जिनके अगेंस्ट में इंटरेस्ट बहुत भारी दिया जा रहा है, वो वापस करने हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम 21 बिलियन डॉलर साल का देते हैं तो इसका मतलब 4 साल में हम 90 मिलियन डॉलर दे देंगे। अब 80-90 बिलियन डॉलर देने के बाद हमारे ऊपर क्या खाली 10 बिलियन कर्जा रह जाएगा? तो इन्होंने कहा नहीं। इन्होंने कहा बात दरअसल ये है कि हम कर्जा आदमी देखें, मैं लाख रुपया लेता हूँ किसी सूद पे देने वाले आदमी से या बैंक से। अब मुझे महीने का 10,000 रुपया देना है। अब मैं 10,000 रुपया कहीं से कमाऊंगा तो दूंगा ना, लेकिन मैं तो ऑलरेडी 5,000 रुपया महीने का कमा रहा हूँ, वो मेरा घर का खर्चा ही 10,000 रुपया है। तो मैं उल्टा घर में माइनस में जा रहा हूँ, मैं वो कर्जा कैसे भरूंगा? तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे बैंक से ले रहा हूँ कर्जा। जब किस्त भरनी होती है, किसी से 10,000 रुपया लेके दे दिया, अगले महीने फिर किसी दोस्त से 10,000 रुपया लेके दे दिया, और मेरा जो घर का माइनस डेफिसिट जा रहा है उसके कर्जे में अलग कर्जा ले रहा हूँ, वो अलग कर्जा इजाफा हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई अपनी प्रोडक्शन या अपना कोई रेवेन्यू नहीं है, हमारी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस ही इतना खराब है कि हमें उल्टा उसमें और डेफिसिट में हम धंस रहे हैं। तो होता यह है कि हम और भारी शरायत पे और ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर्जा लेके हम वो कर्जे की किस्त दे रहे हैं। तो 4 साल बाद हमारा कर्जा बढ़ा होगा, घटा नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि आज से 3 साल बाद हमें तीन साल बाद हमें 21 बिलियन डॉलर से बहुत ज़्यादा हर साल देने होंगे, जो कि 70 बिलियन तक जा सकता है। और इन्होंने कहा कि 4 साल बाद पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ होगा और पाकिस्तान कर्जा देने की पोजीशन में नहीं होगा। ये 3 साल 4 साल की बात कर रहे हैं, सिचुएशन अब महीनों की रह गई है। क्यों? कि अब आता हूं मैं आखिरी पॉइंट, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, वो आपको पता ही आजकल इसका स्विट्जरलैंड डेवोस में इजलास चल रहा है। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना था ना 2018 में, तो ये गया था जिनीवा, डेवोस स्विट्जरलैंड। जिनीवा से 2 घंटे की ड्राइव है, 1.5-2 घंटे की। वहाँ पे तकरीर करने, तो मैं वहाँ पे प्रोटेस्ट करने गया था डेवोस। 2018 या 2019 था, और मैं डेवोस में हम लोग काफ़ी लोग गए थे और अपने एनजीओ कम्युनिटी के साथ, और वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था। तो आजकल वहाँ पे इजलास चल रहा है, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे अथॉरिटी समझा जाता है। एक्चुअली ये जो रिपोर्ट आई है ना, ये मार्श मैक्लेनन और ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ताउन से ये रिपोर्ट बनाई है, ग्लोबल रिस्क। तो इस रिपोर्ट को पेश किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मैनेजिंग डायरेक्टर सादिया जाहिदी, और ये वर्ल्ड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 है। इसमें ज़ाहिर दुनिया के कई मुल्कों के हवाले से चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जो रिपोर्ट आई है इसमें, वो हमारे लिए कंसर्न की बात है। 17 साल से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इशू करता रहता है मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर, मुख्तलिफ जियो इकोनॉमिक सिचुएशंस के ऊपर। इसमें 2023 में इसकी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट पाकिस्तान के ऊपर है। उसने कई चीज़ों को बताया है पाकिस्तान के लिए मामलात ख़राब, जिसमें एक्सट्रीम वेदर कंसर्न्स हैं, सप्लाई ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, गंदम, सब चीज़ों की जो नेसेसरी है इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए, वो करंट कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को बढ़ाएगी।
और एक ऐसे कैटास्ट्रोफिक सिनारियो में आ जाएगी कि हंगर, भूख और क्राइसिस, ख़ास तौर पे एनर्जी क्राइसिस की वजह से मुल्क में एक अफरा तफरी हो जाएगी। एनर्जी क्राइसिस विल बिकम ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। एनर्जी शॉर्टेज हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्शन यूनिट्स बंद हो जाएंगे। ऑलरेडी हो गए, मैं तो रिपोर्ट्स में आपको बताता रहता हूँ। और फिर उसमें आपके एक्सीडेंटल और टेररिस्ट बेस्ड पाइपलाइंस और सप्लाई लाइंस को ख़राब किया जाएगा, जिससे और ख़राब हो जाएगा मामला। और हो सकता है कि पाकिस्तान बिल्कुल अंधेरे में डूब जाए, ऐसा एनर्जी क्राइसिस आए। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 ने पाकिस्तान के लिए 10 खतरे बताए हैं। 10। पहला, डिजिटल पावर कंसंट्रेशन एंड मोनोपोलीज। यानी ये है कि आप देखते हैं भारत में डिजिटलाइजेशन हो गया। अब एक वड़ा पाव वाला है, वो भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम रखा हुआ है। हर आम आदमी, मैं जब भारत आया था लास्ट ईयर तो मैं हैरान रह गया। मतलब हर आदमी के पास वो डिजिटल पेमेंट का एक सिस्टम है। यानी भारत ने डिजिटल फैसिलिटीज़ को आम आदमी तक पहुंचाया है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, डिजिटल मोनोपोली है। और उसको ख़ास तौर पे अमीर, पाकिस्तान के अमीर सेक्टर ने इसको मोनोपोली के तौर पे रखा है और ये मुख्तलिफ चंद लोगों के हाथ में है। पॉइंट नंबर 2 है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का कि फेलियर ऑफ साइबर सिक्योरिटी मेजर्स इंक्लूडिंग लॉस ऑफ प्राइवेसी, डेटा फ्रॉड और थेफ्ट, साइबर स्पियोनेज। ये कि आजकल पूरी दुनिया साइबर हो गई है। हर आदमी इंटरनेट के ज़रिए कनेक्टेड है, लेकिन उसके साइबर सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज हैं। भाई हम आजकल देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हर आदमी की वीडियो लीक हो रही है, ऑडियो लीक हो रही है। क्यों भारत में नहीं हो रही? भारत में भी क्या सेक्स नहीं होता? क्या दुनिया के दूसरे मुल्कों में पॉलिटिशियंस, हायरार्की, इन चीज़ों में नहीं होती क्या? लेकिन वीडियो सिर्फ पाकिस्तान में सबकी लीक होती हैं। तो साइबर सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा साइबर फ्रॉड्स ये बहुत होता है पाकिस्तान में। तीसरा पॉइंट है रैपिड सस्टेन्ड इन्फ्लेशन। यानी ये है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का कोई हिसाब किताब नहीं। कभी आटे का क्राइसिस होता है, कभी शुगर क्राइसिस होता है, कभी ये चीज़, ये सब आर्टिफिशियल क्राइसिस होते हैं। अब गंदम है, वो सब पंजाब के बड़े बड़े जागीरदारों ने दबा के रख ली। प्राइस बढ़ती गई, जब टॉप पे प्राइस पहुंच गई तो अपने गोडाउन खोलती है। ये ज़बरदस्ती क्राइसिस होते हैं, क्रिएट किए जाते हैं। शुगर का हर साल हमें होता है, गंदम का हर साल होता है। इस बार ज़्यादा हो गया है क्योंकि इस साल फ्लड की वजह से काफ़ी ज़मीनें ख़राब हुई हैं, काफ़ी फसलें ख़राब हुई हैं। तो और अगले साल भी होगी, क्योंकि अभी तक इन्होंने फ्लड का ड्रामा जारी रखा है और अगले साल और फ्लड आने के चांसेस हैं। तो ये सस्टेनेबल इन्फ्लेशन नहीं है। चौथा है डेट क्राइसिस, कर्जा। वो आपके सामने ही है, मैं डिटेल में इसके बारे में बताया ही है अभी कि कर्जे का क्या है। पांचवा है स्टेट कोलैप्स। स्टेट कोलैप्स क्या होती है? क्या आपकी इस वक्त कहीं भी कोई सरकार की रिट नहीं है? कराची में टोटल लॉलेसनेस चल रही है, लूट मार, रोज के सैकड़ों नहीं हजारों फोन स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग, कत्ल, स्ट्रीट क्राइम्स। बलूचिस्तान केपीके में कोई स्टेट की रिट नहीं है, जंग चल रही है बाकायदा। पंजाब में पीटीआई जब मर्जी आती है, जहां मर्जी आती है, धरने दे रही है, कभी टीएलपी दे रही है। ये हम हर साल देखते हैं, खाली अभी की नहीं है, ये पूरा साल देखते रहते हैं। 126 दिन धरना दिया इमरान खान ने, फिर टीएलपी देती रहती है, टीटीपी दंदनाती फिरती है, ये सब। तो स्टेट कोलैप्स। छठा है लैक ऑफ वाइड स्प्रेड डिजिटल सर्विसेज एंड डिजिटल इनइक्वालिटी। ये अभी मैंने बताया आपको। सातवां है इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट। पंजाब बलूचिस्तान, सिंध पंजाब, केपीके पंजाब, फिर आपके पास पीओके और गिलगित बल्तिस्तान ऑक्यूपाइड लैंड्स हैं। तो ये सब इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स। आठवां है टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम कोलैप्स।
ये होता है कि आपके पास कोई नए आप ग्रूमिंग आपके यहाँ नहीं हो रही, कोई नए इकोसिस्टम नहीं बन रहे, कोई वो चीज़ें नहीं हो रही जो दुनिया भर में कितनी हो रही हैं। पाकिस्तान में सिर्फ टिकटॉकर ही आगे बढ़ रहे हैं, बाकी तो सब फेल है। टिकटॉकर यूट्यूब पे अब सारा काम हो रहा है, बाकी कोई इकोसिस्टम बन नहीं रहे जो कि जेन्युइन हो। नवा है टेररिस्ट अटैक। ये भी आपके सामने है कि बलूचिस्तान KPK की सिचुएशंस इतनी डेंजरस हो चुकी है कि इसके असरात पूरे मुल्क में फैल रहे हैं। और 10वां है एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड क्राइसिस, कि नई एम्प्लॉयमेंट बन नहीं रही, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोग जॉब से फारिग हो रहे हैं इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह से, एनर्जी रिसोर्सेज क्राइसिस की वजह से। अब जैसे ये इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हो रहे हैं तो कोई 5,000 लोगों को फारिग कर रहा है, कोई 10,000 को कर रहा है, कोई 2,000 को कर रहा है। इंडस मोटर है, निशात यूनियन टेक्सटाइल मिल्स है, बड़े बड़े सुजुकी मोटर्स है, शुगर मिल्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स सारे बंद हो रहे हैं, जॉबलेसनेस बढ़ रही है। ये 10 पॉइंट हैं। आमिर जहांगीर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिशेल, जो कि पार्टनर है इस रिपोर्ट की, ज़ूरिक इंश्योरेंस कंपनी मिशेल और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये बता रहे हैं कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 पाकिस्तान के लिए ये जो सारी चीज़ें बता रही हैं ना, वो ये है कि अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ की जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसकी एक तो अवेलेबिलिटी और एक अफोर्डेबिलिटी। कि गंदम मस्ट है, आपके पास है ही नहीं तो अवेलेबल नहीं है, अगर है तो अफोर्डेबल नहीं है। सस्ते गंदम सरकार कहीं भेजती है ट्रक, तो हमने देखा है कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लूट मार हो रही है, एक बोरी के पीछे 4-4 आदमी लड़ रहे हैं। तो अवेलेबिलिटी भी नहीं, अफोर्डेबिलिटी भी नहीं। यही पानी का है, बेसिक नेसेसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल होती है तो अफोर्डेबल नहीं होती। और ये कह रहे हैं कि इन सारे मामलात में पाकिस्तान की स्टेट के कलप्स होने के पूरे चांस हैं। इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में मामलात ख़राब हैं। पिछले साल इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से दुनिया के 92 देशों में, 92 देशों में प्रोटेस्ट हुए हैं। लेकिन यह है कि पाकिस्तान का तो मामला ही ख़राब है। फिर इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ इनसिक्योरिटी, के सिक्योरिटी तो किसी को नहीं ना, पठानों को पता है कि पूरे KPK में या तो TTP मारेगी या आर्मी मारेगी। यही चीज़ बलोचों को पता है कि बलूचिस्तान में या तो आर्मी मार देगी या फिर आर्मी के क्रिएटेड टेररिस्ट ग्रुप जो कि उन क्रांतिकारों को बदनाम करने के लिए टेररिज्म करते हैं, वो मार देंगे। और यही चीज़ कराची में है, यही चीज़ KPK POK गिलगित बल्तिस्तान में है। तो इनसिक्योरिटी, जिससे कि पाकिस्तान बिल्कुल तबाही के ऊपर चला जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, डिटेल्ड रिपोर्ट है। जैसे इन्होंने बताया है कि पिछले साल फ्लड की वजह से, बाढ़ की वजह से, सैलाब की वजह से 8 लाख हेक्टर्स की खेती तबाह हो गई और इससे कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ गए और 27% जो इन्फ्लेशन था ना, वो शूट अप कर गया। ऑलरेडी 27% इज अलार्मिंग, वो और शूट अप कर गया। पाकिस्तान में इन्होंने डिटेल में बताया है कि पानी बिल्कुल नहीं है, और पानी जो पकाने का और पीने का और जो इस्तेमाल का पानी है, उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट औरतों को और लड़कियों को पड़ता है। इसलिए कि एक तो घर के सारे काम इनको करने होते हैं। शौहर भाई साहब तो बाहर से आएगा तो उसको नहाने के लिए भी बाल्टी चाहिए, गांव वगैरह की बात हो रही है, हर चीज़ के लिए उसको तो पानी, तो मीलों चल के जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा हेल्थ के इश्यूज़ हैं, एजुकेशन है। इन्होंने कहा कौन सा ऐसा मसला है जो पाकिस्तान में नहीं है। तो अजीज़ दोस्तों, इन सारी रिपोर्ट्स के हवाले से हमें सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट, इन द वर्ड्स ऑफ आतिफ मियाँ,
कि पाकिस्तान हैज़ डिफॉल्टेड, ओनली इट इज़ नॉट बीइंग अनाउंस्ड। आतिफ मियाँ। और खाली इकोनॉमिक डिफॉल्ट नहीं है, स्टेट डिफॉल्ट है, सिक्योरिटी कोलैप्स है, इंटर कम्युनल इंटर एथनिक ग्रुप्स हार्मनी ख़त्म है, कोई एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रही कौमियतें। अभी कराची के इलेक्शन में ही हमने देख लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि ये हमें आसानी से अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान एज ए स्टेट कोलैप्स कर चुका है। इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ इसी तरह इसको ज़िंदा रखे हुए हैं कि एक आदमी है जो मर रहा है, जिसकी सांस उखड़ गई है, अब इसको ज़बरदस्ती प्रेशर दे के, इसको ऑक्सीजन लगा के, इसको पता नहीं क्या क्या करके ज़िंदा रखने की कोशिश की जा रही है, और डॉक्टरों को पता है कि ये ज़िंदा अब हो नहीं सकता। यही सिचुएशन पाकिस्तान की है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।